फातिमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप प्रिजन साइकोलॉजिस्ट हैं और आप इसको बेहतर तरीके से समझती हैं, ये बताइएगा कि इसके लिए नेक्रोफिलिया की टर्म यूज़ की जा रही है और पहले भी करते रहे हैं। नेक्रोफिलिया क्या है और क्या ये जो जुर्म है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये नेक्रोफिलिया ही कहलाएगा? राइट, नेक्रोफिलिया को समझने के लिए उसे पहले समझना होगा कि पैराफिलिया क्या है। क्योंकि नेक्रोफिलिया जो है एक पैराफिलिया की टाइप है। सही। एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान जिनसी तरजीहात और जिसकी जिनसी ख्वाहिशात हैं वो गैर फितरती और गैर मामूली होती है। सही। एंड पैराफिलिया का शिकार शख्स जो है वो जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए ऐसी अशिया या ऐसे अमाल का तरफ रगबत रखता है जो कि आम जिनसी रवैयों से मुख्तलिफ होते हैं। सही। मिसाल के तौर पे ऐसा शख्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ देखकर सेक्सुअली अराउज हो सकता है, या ऐसा शख्स किसी दूसरे को तकलीफ देकर या खुद तकलीफ लेकर जो है वो जिनसी तस्कीन हासिल करता है, या बच्चों की तरफ ऐसे लोगों की जिनसी रगबत पाई जाती है। सही। जिसको हम पीडोफिलिया कहते हैं। सही। इसी तरह नेक्रोफिलिया जो कि मुर्दा लाशों के साथ की तरफ जिनसी रगबत है, ये पैराफिलिया की एक टाइप है। सही। यहाँ पर अभी जो बात हुई है, एक बड़ा गैर फितरती सा अमल हमारे सामने आया है जो कि कराची में हुआ है और उसको हम नेक्रोफिलिया कहेंगे या नहीं, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अब नेक्रोफिलिया क्या है। जैसे कि आपने पूछा, नेक्रोफिलिया में एक शख्स जो है वो अपनी जिनसी तस्कीन हासिल करता है एक मुर्दा लाश की तरफ, या उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम करे। सही। जो ट्रू नेक्रोफिलिया हमें लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है या हमने इंसिडेंट्स देखे हैं बाहर के ममालिक में, उस पर जिनसी ताल्लुक कायम नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया। ज्यादातर ऐसे लोग, इसकी हिस्ट्री में जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, तो जो लोग नेक्रोफिलिया के मेंटल डिसऑर्डर में थे या जो भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें उन्होंने जिनसी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। उसमें ये था कि या तो उन्होंने मुर्दा लाशों को अपने घरों में रखा, उनको सजाया बंधाया और उनके साथ रहे, उन जैसे उसके पीछे भी कोई और मुहरकात थे कि जिन लोगों की डेथ हुई वो उनसे या तो रगबत रखते थे, उनको पसंद करते थे और उनके वफातगी के बाद उन्होंने उनको अपने पास रखा या साथ रखा। सही। जी। तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये जो नेक्रोफिलिया बेसिकली जो टर्म है उसमें ये लाजिम नहीं है कि वो जो मुर्दा लाश है उसके साथ कोई सेक्सुअल टर्म्स क्रिएट करे, जिनसी ताल्लुक कायम करे। और सबसे बड़ी बात ये है जो उसके साथ पॉजेसिव हो सकता है जी, उसको मुख्तलिफ अपने घर में रख के या किसी तरह भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये लाजिम नहीं है कि उसके साथ सेक्सुअल। एक और बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, कोई भी जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसके डायग्नोसिस के लिए कुछ खास क्राइटेरियाज होते हैं। हम क्योंकि बता चुके हैं, मैंने बताया कि ये पैराफिलिया की टाइप है, तो उसके लिए होता है कि कम से कम ऐसा शख्स जिसको हम ये डायग्नोसिस देना चाह रहे हैं या जिसको मिल सकता है, वो 6 माह तक कम से कम ऐसे रवैयों में, ऐसे जिनसी तरजीहात या जिनसी ख्वाहिशात का शिकार हो जो इन्हीं रवैयों का इख्तियार करने के बाद उनको जिनसी तस्कीन मिले। और ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे काम करके बड़े खुश होते हैं, वो खुद भी बेचैनी का शिकार होते हैं, वो खुद भी परेशान होते हैं और ये लोग जो हैं खुश नहीं होते हैं रवैयों से। लेकिन आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगी कि मतलब जो पाकिस्तान में जो ये जुर्म हो रहा है ये लोग नेक्रोफिलिया से कैसे मुख्तलिफ हैं और इनका मेंटल स्टेटस क्या होता है? पाकिस्तान में अगर देखें, अगर मैं अपनी अपनी प्रिजन प्रैक्टिस की बात करूं तो जो 2 केसेस हमने देखे उसमें ये तो नहीं था कि उन्होंने रेप किया था लाशों के साथ, लेकिन उन्होंने कब्र से लाश निकाली और दोनों केसेस में जो है वो ड्रग एडिक्ट्स थे। एक और मैं जब देख रही थी कि पाकिस्तान में जो नेक्रोफिलिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें एक रिपोर्ट किया हुआ था कि 2020 में उकाड़ा जेल में एक शख्स आया जिसने एक लाश के साथ जो है वो रेप इस्पादरी की, जिससे उसके साथ ताल्लुक कायम किया और उसकी असेसमेंट जो है मेरी अपनी कलीग ने की और उन्होंने ये बताया कि वो शदीद साइकोसिस का शिकार था, एक जो है वो ज़हनी आर्ज़े का शिकार था। सही। तो पाकिस्तान में रहते हुए ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर उस शख्स की हिस्ट्री के जाने बगैर, कोलेटरल इन्फॉर्मेशन के बगैर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं वो नेक्रोफिलिया का शिकार हैं। सही। हो सकता है कि वो अपनी किसी और जिनसी हवस को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो, उनके पास ये मौका नहीं था कि वो ये काम जिंदा इंसान के साथ कर सकते। उन्होंने आसान समझा किसी डेड बॉडी के साथ ये काम करना। ज़ुबैर साहब, आपने ये सारी तफसील सुनी और
पाकिस्तान में वैसे तो नेक्रोफीलिया के हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं, और एक ज़िंदा इंसान के साथ अगर ऐसा अमल किया जाए, ये क्राइम किया जाए, तो लॉज मौजूद हैं, पीनल कोड उसमें उसके सेक्शन ऑफेंसेस लगेंगे, लेकिन एक मुर्दा इंसान के साथ अगर ये काम किया जा रहा है और इस तरह का अमल किया जाता है, तो क्या कानून इसके बारे में कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आगा साहब। आगा साहब, ये जो टर्म यूज़ की जा रही है या टर्म उर्फ़-ए-आम में सबको पता है नेक्रोफिलिया की, ये पाकिस्तानी लॉ में डिफ़ाइन नहीं है। सही। इवन कि ये आपके इंडियन लॉ में भी डिफ़ाइन नहीं है। यूके के लॉ में 2003 से पहले इसको एज ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जा रहा था, लेकिन 2003 में अमेंडमेंट के बाद फिर इसको एज ऑफेंस लिया गया वहाँ पे। और उसकी भी बेसिक रीज़न ये थी कि कहा यह जाता था कि जो बंदा दुनिया से चला गया उसके राइट्स ख़त्म हो गए, और वहाँ पे इसको एज ऑफेंस इस तरह से कंसीडर किया गया कि जो उसके लवाहिकीन है, जो उसके घर वाले या पीछे जो उसके अजीज़ो कारब हैं, वो हर्ट होते हैं इस चीज़ से, वो ट्रॉमा का शिकार हो जाता है कि हमारे जो प्यारे हैं, उनके जो ह्यूमन रिमेन्स हैं, जो कि एक रिस्पेक्टेबल तरीके से रहने चाहिए थे, उनके साथ ज्यादती की गई है। अच्छा, पाकिस्तान में 2011 में जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, तो 2011 में पाकिस्तान पिनल कोड में एक अमेंडमेंट की गई सेक्शन 297 में। उसको सब सेक्शन 2 दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई बंदा किसी कब्र को विदाउट अथॉरिटी खोदता है, उसमें से डिग आउट करता है, मुर्दा बाहर निकालता है, उसको सेल करता है, या उसकी जो हड्डियां हैं वो वगैरह सेल करता है, या फिर जो वर्ड वहाँ पे यूज हुआ फिजिकल वायलेंस का है कि अगर कोई उसके साथ फिजिकल वायलेंस करता है तो उसको एज ऑफेंस जो है वो कंसीडर किया गया वहाँ पे, और फिर उसकी बाकायदा सजा भी बताई गई। उसको 10 साल तक सजा जो है उसका हुक्म सुनाया जा सकता है। आमिर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो ये बताइएगा कि इस हवाले से जिस शख्स को हिरासत में लिया गया, वो शख्स की ज़हनी कैफियत इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या साबित हुई, और ये भी बताइएगा कि कौन कौन से ऑफेंसेस इस केस के अंदर लगाए गए हैं। हेलो आमिर साहब, आप हमारे साथ हैं? आमिर साहब के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं स्पेसिफिकली इस केस के अंदर, वो वही हैं जो पीनल कोड में एक जिंदा इंसान के साथ जो अमल किया जाए वही, जैसे 354, 376 लगाया गया रेप का और मोडेस्टी को पामाल करने का। तो ये भी बताइएगा कि क्या ये ऑफेंसेस ठीक हैं, और क्या जो ये एक्यूज है क्या ये प्ली कल को ले सकता है लॉ में कि ये तो एक जिंदा इंसान के लिए हैं, किसी मुर्दा के लिए नहीं थे? देखिए, कानून में अगर तो अमेंडमेंट ना होती, जैसे मैंने बताया इंडिया में अगर कुछ इस तरह का केस रिपोर्ट है तो जजेस बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इसको किस ऑफेंस के अगेंस्ट सजा दी जाए। पाकिस्तान में जब सेक्शन 297 का सब सेक्शन 2 ऐड कर दिया गया तो फिर स्पेसिफिकली आपकी तरफ आऊँगा, दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आमिर साहब के साथ हमारा दोबारा राब्ता बहाल हुआ है। आमिर साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी बिल्कुल। आमिर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस शख्स को इस केस के अंदर हिरासत में लिया गया, और एक तो ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी मेंटल स्टेटस क्या सामने आया कि उसने ये काम क्यों किया, उसको क्या तस्कीर मिली, और दूसरा ये कि क्या ये साबित हो सका कि वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है? जी बिल्कुल आगा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। हम इसको कह तो रहे हैं ये नेक्रोफिलिया का केस है, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात यह है कि ये जो शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये बिल्कुल मेंटली स्टेबल है। इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है, और ये इसने जो दौरान तफ्तीश भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसने बताया कि ये वो जस्ट फॉर लस्ट जो है वो ये काम कर रहा है। और आपको पहले भी बताया कि 150 खवातीन के साथ कर चुका है। वो कह रहा है मैं हैबिचुअल हूँ, और वो कह रहा है ये मेरी जो हैबिट है। तो यानी कि आमिर साहब ये बात कहना दुरुस्त होगा, जैसे फातिमा ने फरमाया कि ये पाकिस्तान में जो ये जुर्म हो रहा है इसको नेक्रोफिलिया कहना इसलिए भी गलत होगा क्योंकि ज्यादातर लोग इस अमल से इसलिए गुजरते हैं या करते हैं कि उनको ये आसान लगता है, क्योंकि एक मुर्दा के साथ ये काम करना आसान है, उनको कोई अदरवाइज उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और जो फातिमा है उन्होंने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि वो लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है और अपना लस्ट जो है वो अब उसको क्या कहते हैं पूरा करने के लिए ये पाकिस्तान में हो रहा है। जिस तरह फातिमा ने बताया कि ये जो टर्म थी, जो जब ये शुरू हुई, जब ये नेक्रोफिलिया केसेस आना शुरू हुए, जब इसमें रिसर्च शुरू हुई, तो ज्यादातर ये वो लोग होते थे जिनकी लाशें जो प्यारे हैं वो अपने पास रख लिया करते थे कई दिनों तक, या उसके साथ ये जो जिनसी अमल वाला जो फैक्टर है ये जो आया है,
ये इसके अंदर जो है वो हम उसको नहीं कह सकते कि ये नेक्रोफिलिया का केस है। और खासतौर पर जो पाकिस्तान में जो केसेस हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2008 में भी जो केसेस हुए थे और जो अभी भी जो रिसेंट केस सामने आया है, इसमें भी जो शख्स है, जो एक्यूज है, वो मेंटली स्टेबल है। तो जस्ट फॉर द लस्ट जो है वो ये काम कर रहे हैं। और पुलिस ने बिल्कुल जिसका मौजूद वकील साहब जो है उन्होंने बताया कि आर्टिकल 297 है, उसके तहत जो है वो कार्रवाई का आगाज किया हुआ है। लेकिन अभी तक इस पर कोई मुकदमा जो है वो अभी तक दर्ज इस वजह से नहीं हो सका कि अभी पुलिस भी कंफ्यूज है कि किस चार्ज के तहत जो है इस मुकदमे को जो है वो कोई स्पेसिफिक लॉज मौजूद नहीं है, कोई पर्टिकुलर इस हवाले से कोई पाकिस्तान में कानून साजी अभी तक हुई नहीं। आगा साहब, यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी जो ऐड करना चाहूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंस है, पुलिस की ट्रेनिंग की जरूरत है। 2 दिन तक उन्होंने जो मुलजिम है उसको जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है वो पेश नहीं किया। तो जितने भी एविडेंसेस थे वो ऑलमोस्ट जो है वो जाया हो चुके हैं। तो इसमें एक पुलिस की जो है ट्रेनिंग की भी जरूरत है कि अगर इस तरह के केसेस होते हैं, क्योंकि रेप स्टेब्लिश करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह के जो केसेस हैं, इसमें पुलिस को भी अपना जो है उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर इस तरह के केसेस सामने आए तो जो एक्यूज पार्टी है उसका फौरी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। सही, ठीक है आमिर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि मेडिकल एग्जामिनेशन उनका कैसे करवाया जाए।